Hey buddy, welcome to my YouTube channel. Once again, I am front of you. I am Kamlesh Joshi. So welcome my YouTube channel अरस्तु बायोलॉजी डबरा तेजी तड़का में आपका स्वागत है. Dear friends, today we will discuss about reproductions in organisms like plants. Because I told you yesterday, unit first only for plant. It is divided two parts. First is plants and second is organism. So today we will discuss about plant reproductions. दोस्तों कल की वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था, सिंपल बताया था कि किस प्रकार रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म यानी जीवों में प्रेजेंट होता है. तो जीवन का मतलब क्या होता है और रिप्रोडक्शन का मीन्स क्या होता है. आज हम नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें हमें पौधों में अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ना है. एक बार फिर से मैं रिकॉल करा दूं कि पौधों का जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण आधार होता है वो होता है जनन यानी रिप्रोडक्शन, जिसे हम प्रजनन के नाम से जानते हैं. तो प्रजनन का मतलब होता है कि जब कोई जीव अपने जैसे नए जीवों को उत्पन्न करता है जिसकी सारी क्षमताएं उसके जनक के समान होती है, उसे हम कहते हैं जनन यानी प्रजनन. और आपको बताया गया था कि प्रजनन दो प्रकार का होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन. सो हमें आज पढ़ना है पौधों में लैंगिक जनन के बारे में. तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि अलैंगिक जनन का मीन्स क्या होता है. देखिए, अलैंगिक जनन का मतलब होता है अलैंगिक मीन्स इसमें किसी भी प्रकार के जनन अंगों की आवश्यकता नहीं पड़ती है. प्रकृति में कई प्रकार के जीव पाए जाते हैं जिनमें लैंगिक अंग पाए जाते हैं, किसमें लैंगिक अंग नहीं पाए जाते हैं. जिनमें नहीं पाए जाते हैं इसका मतलब वो अलैंगिक अंग वाले जीव होते हैं, और अगर वो अपने ऐसे नए जीवों को जन्म देते हैं तो उसे हम कहते हैं अलैंगिक जनन. तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक पौधों में अलैंगिक जनन. अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ते हैं. सबसे पहले पौधे क्या होते हैं. सिंपल सा, पौधे प्रकृति में पाए जाने वाले ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और दूसरों को प्रदान करते हैं. पिछले पाठों में कक्षाओं में हम पढ़ चुके हैं कि पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं. लेकिन प्रश्न आता है कि पौधे की उत्पत्ति कैसे होती है. तो पौधे की उत्पत्ति के लिए पौधों में किस प्रकार से जनन होता है. देखिए, पौधों में दो प्रकार का जनन पाया जाता है, एक होता है अलैंगिक और एक होता है लैंगिक जनन. तो लैंगिक जनन पौधों में किस प्रकार और कैसे होता है इसका डिस्कशन हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर में. अभी हम यहाँ पर बात करने वाले अलैंगिक जनन की, जो कि सूक्ष्म पौधों में पाया जाता है, कौन से होने वाले जीवों में पाया जाता है या सूक्ष्म प्रकार के जीवों में पाया जाता है. तो केवल हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं. तो पौधों में अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ने पर हम बताते हैं यहाँ पर कि वह क्रिया जिसमें केवल एक कोशिका या जनक भाग लेता है. मतलब इसमें पौधों में जनन में ऐसे जीव भाग लेते हैं जो केवल एक कोशिका से निर्मित होते हैं अथवा वो केवल एक जनक के बने होते हैं. इनमें पाया जाता है अलैंगिक जनन, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार के लैंगिक अंगों की आवश्यकता नहीं होती. और इनकी मुख्य विशेषता होती है कि अलैंगिक जनन में समसूत्री विभाजन पाया जाता है. समसूत्री विभाजन मतलब कि एक जीव अपने जैसे नए जीवों को उत्पन्न कर सकता है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या समान होती है या उनके गुण पूरी तरह से वंशागत होकर नए जीव की उत्पत्ति का निर्धारण करते हैं, जिसे हम संतति बोलते हैं. तो इस प्रकार पौधों में अलैंगिक जनन में फिर से हम बताते हैं वह क्रिया जिसमें केवल एकल कोशिका यानी जनक भाग लेता है. इस जनन में समसूत्री विभाजन होता है, इससे उत्पन्न होने वाली संततियां अपने जनक के समान होती हैं, इसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं. अब बात आती है अलैंगिक जनन के प्रकार. अलैंगिक जनन कई प्रकार का होता है. अलैंगिक जनन के प्रकारों में सबसे पहले पढ़ेंगे हम विखंडन. विखंडन का मीन्स होता है टूटना. किसी भी वस्तु को अपन तोड़ते हैं तो बोलते हैं इसका विखंडन हो गया. विखंडन माने टूटना. लेकिन जीवों को तोड़ा नहीं जा सकता. अगर जीवों को तोड़ा जाएगा तो वो प्रजनन की दृष्टि से अमान्य कर हो जाएंगे और इसका मतलब उनका जीवन वहीं समाप्त हो जाएगा, जैसा कि ऐसा अपन नहीं कर सकते हैं. तो विखंडन का मतलब होता है टूटना. मगर वो किस प्रकार से टूटना, तो उसके लिए हम इस सिंपल सी परिभाषा पढ़ते हैं. वह क्रिया जिसमें कोई जीव अपने आप को दो भागों में विभाजित करता है उसे विखंडन कहते हैं. एक बार फिर से पढ़ना. वह क्रिया जिसमें कोई जीव अपने आप को स्वयं को दो भागों में विभाजित कर दे उसे हम क्या कहेंगे, विखंडन कहते हैं. ये दो प्रकार का होता है. एक होता है द्विविखंडन और एक होता है बहुविखंडन. तो सबसे पहले बात करेंगे हम द्विविखंडन की. द्वि का मतलब होता है दो और विखंडन का मतलब होता है टूटना.
इसका मतलब जब कोई एक जीव दो बराबर भागों में टूट जाए, विभाजित हो जाए, तो उस क्रिया को कहते हैं हम द्विविखंडन। अर्थात वह क्रिया जिसमें कोई जीव अपने केंद्रक से दो भागों में विभाजित हो जाए, उस क्रिया को हम द्विविखंडन कहते हैं। अब ये क्रिया किसमें होती है? ये क्रिया होती है अमीबा में। इसका उदाहरण है अमीबा। अमीबा के बारे में हम कई बार पढ़ चुके हैं। अमीबा का कोई आकार नहीं होता, इसमें केवल एक केंद्रक पाया जाता है, कोशिका द्रव पाया जाता है, उसका कोई भी आकार हो सकता है। फॉर एग्जांपल के लिए इस प्रकार से हम अभी अमीबा का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है? सबसे पहले ये केंद्रक, क्योंकि केंद्रक के बिना तो कोई जीव जीवित हो ही नहीं सकता, तो सबसे पहले इसका केंद्रक विभाजित होता है और सबसे पहले केंद्रक दो भागों में विभाजित होने के लिए लंबा होता है, जिससे इसका कोशिका द्रव दोनों भाग में बढ़ जाता है और अंत में फिर ये दोनों भागों से अलग होकर इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनाता है, जिसमें केंद्रक लंबा हो जाता है और दो भाग में दो नई कोशिकाओं का स्ट्रक्चर बन जाता है। तो एक जनक अपने आप को विभाजित करके दो भागों में टूट जाता है, विखंडित हो जाता है, तो इस क्रिया को हम द्विविखंडन कहते हैं, जो कि अमीबा, हाइड्रा जैसे सूक्ष्म जीवों में पाया जाता है। दूसरा आता है बहुविखंडन। बहु का मतलब होता है विशाल, यानी बहुत बड़ा। विखंडन का मतलब टूटना। इसका मतलब कोई एक जनक या एक कोशिका बहुत सारे भागों में टूट जाए, उसे बहुविखंडन कहते हैं। अब एक कोशिका का बहुत सारे भागों में टूटना असंभव है, इम्पॉसिबल है। इसका मतलब ये क्रिया कोशिका के अंदर उसके केंद्रक में होती है। उदाहरण के लिए इसमें आता है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम का नाम आपने सुना होगा, मलेरिया फैलाने वाले मादा एनाफिलीज मच्छर की लार में जो पाया जाता है वो प्लाज्मोडियम होता है। तो प्लाज्मोडियम का जो केंद्रक होता है वो कोशिका के अंदर बहुत सारे भागों में टूट जाता है और प्रत्येक भाग अपने अपने हिस्से का कोशिका द्रव लेकर कोशिका के अंदर विकसित होकर और विभेदन क्रिया द्वारा, विभेदन क्रिया का मतलब टूटकर एक साथ बाहर आ जाता है और बहुत सारे जीवों का निर्माण करता है, तो इस क्रिया को बोलते हैं बहुविखंडन। तो इसका उदाहरण क्या हो गया? इसका उदाहरण हो गया प्लाज्मोडियम। तो पहला अलैंगिक जनन का प्रकार विखंडन, दो भागों में बांटा गया। द्विविखंडन यानी एक जीव दो भागों में बटेगा। बहुविखंडन यानी एक जीव यानी कोशिका के अंदर का केंद्रक विभाजित होकर बहुत सारी कोशिकाएं बनाएगा और बहुत सारे जीवों का निर्माण करेगा। इसके बाद इसकी दूसरी विधि आती है, उसको बोलते हैं हम कलकायन यानी मुकुलन। इसके दो नाम होते हैं। ये बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो परीक्षा की दृष्टि से पेपर में आता है कि कलकायन या मुकुलन किसे कहते हैं। हो सकता है मुकुलन के नाम से आ जाए, हो सकता है कलकायन के नाम से आ जाए। इसका सिंपल सा है, कलिका, कलिका का मतलब बर्ड, बर्ड माने उभार। जब किसी जीव के शरीर पर कोई उभार बने और फिर वो उभार अपने जीव यानी जनक से पोषक प्राप्त करके और धीरे धीरे अपने जनक के समान आकृति प्रदान कर ले और उससे डिटैच यानी अलग हो जाए, तो उस क्रिया को हम बोलते हैं कलकायन या मुकुलन। यानी वह क्रिया जिसमें जीव के शरीर पर कोई उभार बनता है, फिर वो धीरे धीरे विकसित होता है, विकसित होकर अपने जनक के समान आकार प्राप्त कर लेता है और फिर उससे अलग होकर स्वतंत्र रूप से अपना जीवन यापन करता है, उसे हम कलकायन या मुकुलन कहते हैं। उदाहरण के लिए इसका उदाहरण आता है, उसे बोलते हैं हम हाइड्रा। हाइड्रा एक समुद्रीय या जलीय जंतु होता है जिसका सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है हाइड्रा का। तो हाइड्रा के शरीर के भाग पर कोई भी उभार, पहले उभार बनता है, फिर वो उभार विकसित होता है, उसके बाद फिर वो अपने जनक के समान हो जाता है। इस प्रकार से वो अपने जनक की समान स्ट्रक्चर बना लेता है और अंत में वो अलग होकर स्वतंत्र रूप से अपना जीवन यापन करता है। उस क्रिया को हम कलकायन या मुकुलन कहते हैं। ये क्रिया हाइड्रा, प्लेनेरिया इन जीवों में पाई जाती है। इसके बाद तीसरा प्रकार आता है हमारा अलैंगिक जनन में प्लाज्मोटोमी। यह क्रिया एक कोशिकीय जंतुओं में पाई जाती है, लेकिन वो बहुकेंद्रीय होते हैं। जैसे बहुकेंद्रीय होते हैं, बहुत सारे केंद्रक होते हैं, तो बहुकेंद्रीय जीवों में पाई जाने वाली वह क्रिया जिसका जीव द्रव्य विभाजित होकर नए जीवों को उत्पन्न करता है, उस क्रिया को हम प्लाज्मोटोमी कहते हैं। लेकिन इस क्रिया के लिए आवश्यक शर्त है कि इसमें जीवों में कोशिका द्रव्य का होना अत्यंत आवश्यक होता है। अगला है अलैंगिक जनन के प्रकार हमारा पुनरोध भवन, जिसका दूसरा नाम होता है खंडी भवन। ये भी हमारी एग्जाम की दृष्टि से, पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न होता है, आईएमपी क्वेश्चन है
कि पुनरुद्भवन या खंडी भवन किसे कहते हैं। देखिए पहले नाम से स्पष्ट है, पुन का मतलब होता है दोबारा और भवन का मतलब होता है निर्मित होना यानी निर्माण होना, यानी दोबारा यानी फिर से जीव का निर्माण हो जाए। अब जीव का निर्माण फिर से कैसे हो सकता है, जीव का तो जन्म होता है, तो उसका सिंपल सा होता है कि वह क्रिया जिसमें कोई जीव अपने शरीर के अलग किए गए अंगों द्वारा, चाहे वो कोशिका हो चाहे वो ऊतक हो, उसके द्वारा अपने ही जैसे नए जीवों का निर्माण करे, उस क्रिया को हम पुनरुद्भवन कहते हैं। ये क्रिया केवल निम्न श्रेणी के जंतुओं में पाई जाती है, जैसे हाइड्रा, प्लेनेरिया। इसका सबसे अच्छा उदाहरण होता है प्लेनेरिया। अगर हम इसका सबसे अच्छा उदाहरण लें तो उसे हम बोलते हैं प्लेनेरिया। प्लेनेरिया एक निम्न श्रेणी का जंतु होता है। अगर हम प्लेनेरिया को 2 या 2 से अधिक भाग में विभाजित करते हैं, काटते हैं, मान लीजिए एक प्लेनेरिया हमने लिया, उसके हमने 75 टुकड़े कर दिए, 75 पीस कर दिए, नंबर ऑफ पीसेस हमने इसको डिवाइड कर दिया, तो प्रत्येक भाग विकसित होकर असंख्य संख्या में प्लेनेरिया का निर्माण करता है। यह क्रिया अगर किसी जीव में होती है तो उसे हम पुनरुद्भवन कहते हैं। चूंकि उन्हें विभाजित किया जाता है, काटा जाता है, तोड़ा जाता है, तो उसमें खंड बनते हैं, इसलिए इसको खंडी भवन भी कहते हैं। तो प्लेनेरिया की जीवों में, प्लेनेरिया हुआ, हाइड्रा हुआ, इनमें पुनरुद्भवन की क्रिया होती है। जैसे आपने देखा होगा अर्थवर्म में भी पुनरुद्भवन की क्रिया होती है, लेकिन बहुत कम स्तर पर होती है। प्लेनेरिया इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। आईएमपी क्वेश्चन विकल्प बनता है पुनरुद्भवन की क्रिया जिस जीव में पाई जाती है उसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, उसका आंसर होता है आपका प्लेनेरिया। प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन पाया जाता है। यह क्रिया सिर्फ निम्न श्रेणी के जंतुओं में पाई जाती है, उच्च श्रेणी के जंतु में नहीं पाई जाती। मनुष्यों में और उच्च श्रेणी के जंतु में यह क्रिया होती है, लेकिन यह सिर्फ कोशिकाओं में, उसकी ऊतकों में और केवल रक्त कोशिकाओं में पाई जाती है। इसके अलावा शरीर के किसी हिस्से में यह क्रिया नहीं होती। नहीं पता चलता शरीर का कोई हिस्सा कट के अलग होता है तो उससे नया हमारे जैसा जीव उत्पन्न हो जाए, जो कि असंभव है। इसीलिए प्रकृति ने बहुत ही संरचनात्मक दृष्टि से इन जीवों को इनके गुणों को प्रदान किया हुआ है। तो इस प्रकार अलैंगिक जनन के प्रकार में विखंडन हो गया, कलकाइन हो गया, प्लाज्मोडेमाई हो गई। अब बात करते हैं हम अगले टॉपिक की इसी से जुड़ा हुआ। तो पौधों में अलैंगिक जनन का सबसे महत्वपूर्ण जो पोर्शन अब हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कायिक या वर्धी प्रवर्धन किसे कहते हैं। बहुत ही अच्छा आईएमपी क्वेश्चन होता है परीक्षा की दृष्टि से। कायिक या वर्धी, पहले इसका मतलब समझिए। कायिक, काया का मतलब होता है शरीर। अगर किसी जीव के शरीर के बाहरी भाग से कोई हिस्सा अलग होकर नया जीव बनाता है तो उस क्रिया को हम कहते हैं कायिक प्रवर्धन या वर्धी प्रवर्धन। कायिक प्रजनन का दूसरा नाम होता है वर्धी प्रवर्धन। एक विशेष बात आप नोट कीजिएगा कि यहां भी आपको प्रवर्धन वर्ड नजर आ जाए तो आपको इस चीज को ध्यान में रखना है कि ये पौधों से जुड़ी हुई क्रिया है, कि प्रवर्धन का मतलब ही प्रजनन होता है। स्पेशल वर्ड है जो कि पौधों के लिए इंडिकेट किया जाता है। तो कायिक और वर्धी प्रवर्धन का मीन्स क्या होगा कि वह क्रिया जिसमें पौधे के जड़, तना, पत्ती को छोड़कर कोई अन्य अंग या भाग जैसे कोशिका, ऊतक विभाजित होकर, अलग होकर अगर नया जीव बनाता है तो उस क्रिया को हम बोलते हैं कायिक या वर्धी प्रवर्धन। ये क्रिया केवल सूक्ष्म पौधों में या एक कोश के जीव वाले पौधों में पाई जाती है, जिसमें ये क्रिया पाई जाती है। तो एक बार फिर से इसकी परिभाषा होगी कि वह क्रिया जिसमें पौधों के मुख्य भागों को छोड़कर अतिरिक्त भाग अगर प्रजनन में भाग लेते हैं तो उस क्रिया को हम कायिक या वर्धी प्रवर्धन कहते हैं। इसके बाद आता है हमारा कायिक या वर्धी प्रवर्धन का प्रकार। ये क्रिया कायिक या वर्धी प्रवर्धन मुख्य रूप से कई प्रकार होते हैं इसके, लेकिन मुख्य रूप से हम यहाँ पर 3 प्रकार के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला प्रकार आता है इसका ग्राफ्टिंग। आपने कई बार नाम सुना होगा, घरों में प्लांट लगाते हैं, गमलों में प्लांट उगाते हैं तो हम एक वर्ड का यूज करते हैं, ग्राफ्ट किया जाता है। ग्राफ्ट का मतलब होता है इसको लगाना। कैसे लगाया जाता है ग्राफ्टिंग में? तो इस क्रिया में पौधे के एक भाग को काटकर उसे मिट्टी में लगाया जाता है, जिससे वह जल और खनिज तत्वों को ग्रहण करके अपने आकार में वृद्धि करके विकसित करके एक पूर्ण रूप से विकसित पौधे को जन्म देता है, जो कि अपने जनक पौधे के समान होते हैं जिससे इसको अलग किया गया था। तो इस क्रिया को हम ग्राफ्टिंग कहते हैं।
सेब, नीम, आम, गुलाब, ये इसके उदाहरण हैं जो ग्राफ्टिंग द्वारा लगाए जाते हैं। अगर पढ़ाई के साथ साथ अगर इसका एक्सपेरिमेंट किया जाए तो हम अपने घरों में अक्सर देखते हैं कि हम गुलाब का पौधा लगाते हैं और गुलाब को कलम काट के लगाया जाता है और कलम काट कर ही लगाने से गुलाब विकसित होता है। इसकी कोई जड़ नहीं होती कि जड़ से हम इसको विकसित करें, ऐसा इसमें नहीं होता। इसी प्रकार आम, नीम, इनको भी हम ग्राफ्टिंग क्रिया द्वारा कर सकते हैं। ये कायिक या वर्धी प्रवर्धन है जिसे हम कृत्रिम प्रवर्धन के नाम से भी जानते हैं। कृत्रिम जिसका मतलब होता है इसमें मानव द्वारा हस्तक्षेप किया गया, यानी मानव ने इन्वॉल्वमेंट अपना प्रेजेंट किया वहां पर। इसके बाद दूसरा आता है इनआर्चिंग। इनआर्चिंग क्या होता है? इनआर्चिंग का मीन्स होता है कि मान लीजिए हमारे पास दो गमले हैं, पौधे लगे हुए, दोनों को हमने साथ में लगाया, दोनों ग्रोथ कर रहे हैं। अचानक से कुछ समय बाद हम देखते हैं कि एक पौधा हमारा वो धीरे धीरे ग्रोथ करना बंद कर देता है और दूसरा पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहा होता है। हम क्या करते हैं, अक्सर जो ग्रोथ नहीं कर रहा उसको उखाड़ के फेंक देते हैं, फिर नया पौधा लगाते हैं, जो कि गलत है। अगर वो पौधा अपना ग्रोथ करना कम कर देता है या रोक देता है तो इसका मतलब हमें किसी ना किसी प्रक्रिया द्वारा उसको फिर से जीवित करना है। तो वो जीवित करने की प्रक्रिया होती है, उसे हम बोलते हैं इनआर्चिंग। इसमें क्या किया जाता है? इसमें दो पौधे लिए जाते हैं, एक होता है निम्न कृष्ट का पौधा, एक होता है उच्च कृष्ट का पौधा। निम्न कृष्ट का पौधा जिसकी ग्रोथ रुक चुकी है, उत्कृष्ट किस्म का पौधा जो ग्रोथ कर रहा है। तो हम निम्न कृष्ट के पौधे की शाखा को उच्च कृष्ट के पौधे की शाखा से आपस में छीलकर चिपका देते हैं और उसे अच्छे से बांध देते हैं। कुछ दिनों बाद फिर हम उसे खोल देते हैं और हम देखते हैं कि जो निम्न कृष्ट का पौधा था जिसकी ग्रोथ रुक चुकी थी वो भी धीरे धीरे अपनी ग्रोथ करना प्रारंभ कर देता है। तो इस प्रकार इनआर्चिंग की विधि में किसी भी निकृष्ट पौधे को जिसकी ग्रोथ रुक चुकी है हम उसको फिर से ग्रोथ करा सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल अगर हम इसका ले तो यहां पर हम एक पिक्चर ड्रॉ करेंगे दो गमलों की, जिसमें एक में लगा हुआ है पौधा, दूसरे की शाखा हो गई है इसकी बीक। ये हो गया ए और ये हो गया बी। बी वाला हो गया निकृष्ट पौधा, कमजोर पौधा। ए वाला है वेल डेवलप पौधा। तो हमने ए वाले पौधे की एक शाखा ली और इस वाली शाखा, दोनों को आपस में छीलकर हमने यहाँ पर दोनों को बांध दिया और आफ्टर सम डेज हमने इसको फ्री कर दिया। तो हम पाएंगे कि ये पौधा भी वेल डेवलप ग्रोथ करना स्टार्ट कर देता है। अब इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है, ऐसा क्यों होता है? तो पौधों के लिए ग्रोथ करने के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक होते हैं हार्मोन्स। पौधों में कई प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते हैं, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन और ऑक्सिन एक्सेट्रा। तो क्या होता है, सबसे बेस्ट हार्मोन जो होता है जो ग्रोथ बढ़ाता है उसको बोलते हैं ऑक्सिन हार्मोन। तो क्या होता है कि जब हम दोनों पौधों को ऐड करते हैं तो इस प्लांट का जो ऑक्सिन हार्मोन होता है वो दूसरे में ट्रांसफर हो जाता है और उसकी जो रुकी हुई ग्रोथ होती है उसको वो डिसमिस कर देता है और पौधे को फिर से ग्रोथ करना स्टार्ट कर देता है। तो इनआर्चिंग की क्रिया में क्या होता है, दो पौधे होते हैं जिनको आपस में बांधकर छीलकर बांध दिया जाता है और कुछ समय बाद दोनों को अलग कर दिया जाता है। उस प्रक्रिया को हम इनआर्चिंग कहते हैं। इसके बाद हमारे पास सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ गया, सूक्ष्म प्रसारण किसे कहते हैं? सूक्ष्म प्रसारण यानी माइक्रो प्रोपेगेशन, इंग्लिश वर्ड है इसका माइक्रो प्रोपेगेशन। सूक्ष्म का मतलब होता है बहुत छोटा और प्रसारण का मतलब होता है प्रजनन या उत्पत्ति। जैसा कि मैंने कहा था पौधों के लिए प्रवर्धन वर्ड भी इस्तेमाल किया जाता है और जो सूक्ष्म पौधों के कोशिका या ऊतक होते हैं उनके लिए प्रसारण वर्ड यूज किया जाता है। तो वह क्रिया जिसमें किसी जीव या पौधे की बहुत छोटी छोटी इकाइयों से कोशिकाओं को अलग करके हजारों की संख्या में नए जीव उत्पन्न कर सकते हैं, उस क्रिया को हम सूक्ष्म प्रसारण कहते हैं। वह क्रिया जिसमें किसी पौधे की कोशिकाओं को या ऊतकों को अलग करके हजारों की संख्या में नई संतति या नई प्रतियां बनाई जाती हैं, उस क्रिया को हम सूक्ष्म प्रसारण कहते हैं। तो इस प्रकार इस सेशन में हमने पौधों में अलैंगिक जनन का जो टॉपिक था, पौधों में अलैंगिक जनन, उसकी टाइप्स और उसके प्रकारों के बारे में बताया। जो भी आपके डाउट्स हों आप कमेंट बॉक्स में डालकर पूछ सकते हैं। वीडियो को देखिए, समझिए और लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। अगला सेशन बहुत जल्दी स्टार्ट होगा। धन्यवाद।